हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम शुरू करेंगे हिंदी का अगला लेक्चर, जिसमें हम हिंदी के भाषा, जो हमारी भाषा है, चाहे कोई भी भाषा हो, भाषा की इकाइयों की बात करेंगे। और आज काफ़ी मैं प्रसन्न हूँ। आप जानते होंगे कि कल अभी 14 तारीख को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था, और यूपीपीसीएस में जो हिंदी पूछी गई है, आप जो वनडे बैच में पढ़ते हैं, जो ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, वनडे बैच हो चाहे यूपी पुलिस हो या यूपी टेट हो या सीट सुपर टेट का बैच हो, इसमें जो हम हिंदी पढ़ते हैं, जो हिंदी पीसीएस लेवल में पूछी हुई है, वो हमारे क्लास नोट से काफ़ी मिल जुल रहा है। तो यह कहना गवार नहीं होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अधियाचन मांगा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, और जल्द ही जून में संभवतः उत्तर प्रदेश पुलिस के पद के लिए वैकेंसी दिखाई दे सामने। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं और तैयार हो करके एक सीट अपनाने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो जाएं, और उसके लिए मैं आप लोगों के साथ सदैव जुड़ा रहूँगा और अपने वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगर आप अंत तक किसी भी वीडियो को पढ़ें, उसको अंत तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें मिलेंगी आपको बिल्कुल ठोस मैटर मिलेगा। भौकाल जमाने वाली कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी मुद्दे की बात होगी। भावनाओं को समझते हुए आगे चलते हैं। हम भाषा की इकाइयाँ पढ़ते हैं। भाषा की इकाइयाँ, जैसा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो तमाम प्रकार की जो हमारी जानकारी होंगी, यहाँ से पद क्या है, पदबंध क्या होता है, सारी चीज़ें हम बिल्कुल एकदम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो शेयर कीजिए या न कीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो ही शेयर कीजिएगा, वो आपके ऊपर है। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की इकाइयों की अगर बात करें तो सबसे पहले आप जानते होंगे भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। एक मौखिक भाषा जिसे हम कहते हैं, और दूसरी भाषा जो है जिसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। तो इन्हीं भाषा के रूपों के रूप में हम अध्ययन करेंगे भाषा की इकाइयों का। तो भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बेसिक सा आंसर होता है ध्वनि। लेकिन ध्वनि से भी एक छोटी इकाई होती है जिसकी चर्चा हम करेंगे बिल्कुल विस्तार से, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें सर, तो सबसे पहले हमारी ये होती है मौखिक इकाई, यानी कि मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बाद हमारी होती है, मौखिक भाषा को जिन चिन्हों या संकेतों के रूप में लिखा जाता है, अगर उनको लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वही भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, ध्यान दीजिएगा, मौखिक भाषा की इकाई की बात करेंगे, फिर लिखित भाषा की इकाई की भी बातें करेंगे। तो मौखिक भाषा की इकाई एकदम क्रम से छोटे से बड़े की ओर हम लोग चलेंगे। जैसे हम पहले बचपन में छोटे थे, अभी 14 तारीख को हम मदर्स डे मनाए हैं, तो सभी लोग स्टेटस लगाए होंगे माता दिवस, मातृ दिवस, मदर डे का। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि माँ है तो घर है, अगर माँ नहीं है तो घर भी घर नहीं लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो माँ है, माँ कभी बेघर ना हो, माँ की आंखों में हमारी वजह से कभी आंसू ना आए। यही संकल्प लेकर के अगर स्टेटस लगाए होंगे तो सिर्फ स्टेटस से मातृ दिवस हमारा सफल नहीं हो सकता है। अगर हम हैं तो अपने माँ बाप की वजह से हैं, तो माँ बाप की आंखों में हमारे वजह से आंसू ना आए, इसको सोच करके हम अपने जीवन को आगे तक बढ़ाएंगे। अगर माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा तो हम बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो सुनिएगा, यहाँ पर
जो भाषा की इकाई है, भाषा की इकाइयों में एक मौखिक भाषा की इकाई को पढ़ा जाएगा और एक लिखित भाषा की इकाई को पढ़ा जाएगा। तो मौखिक भाषा की इकाइयों की बात करें तो जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं स्वनिम। पहले नाम सुनिएगा, फिर नाम के बाद इनकी परिभाषाएं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर देखें तो ये भाषा की इकाई में आ जाएगा। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी बताएंगे स्वनिम, अगर पूछे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी बताएंगे स्वनिम, क्योंकि मौखिक भाषा के अंतर्गत, सारी भाषा के अंतर्गत हमारी मौखिक भाषा आ जाएगी। भावनाओं को समझ रहे होंगे। स्वनिम के बाद जो भाषा की इकाई आती है उसे कहते हैं ध्वनि। ये हमारी मौखिक भाषा की इकाइयां हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। अगर स्वनिम ऑप्शन में नहीं है तो ध्वनि को करेंगे। अगर स्वनिम और ध्वनि दोनों ऑप्शन में दिया है तो हमारा स्वनिम होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई में। आगे चर्चा करेंगे कि स्वनिम क्या है, ध्वनि क्या है, स्वनिम और ध्वनि में अंतर क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ध्वनि को चिन्हों या संकेतों के रूप में लिख दिया जाता है तो उस इकाई को कहा जाता है वर्ण। वर्ण के बाद आता है आपका अक्षर। अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है, और जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर दिया जाता है तो वही शब्द पद कहलाता है। और कई पद मिलकर के, जब कई पद मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराते हैं तो उन्हीं पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। और पदबंधों के बाद आते हैं उपवाक्य। वाक्य का वह भाग जो पूर्ण अर्थ स्पष्ट न करा पाए, जिससे आधा अधूरा अर्थ का बोलता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के बाद आता है आपका वाक्य। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखें एस, हिंदी में लिखते हैं ए एस, स्टडी 61 या 61 पर सबसे बेहतर हिंदी की क्लास चलती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या यह एक कंप्लीट वाक्य दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है ना? यह क्या होगा? यह एक पूरा वाक्य होगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप देखेंगे, हिंदी की क्लास चलती है, बस इतना बात करें, इसको दो भागों में तोड़ लें, एएस स्टडी 61 पर सबसे बेहतर या हिंदी की क्लास चलती है। यह वाक्य के दो भाग हुए क्या? अगर इस वाक्य के एक भाग को पढ़ेंगे तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो पाता है। पूरा अर्थ तो नहीं स्पष्ट होगा केवल एक खंड को पढ़ें तो, लेकिन कुछ न कुछ अर्थ मिलेगा। तो सामान्य वाक्य का वह भाग जिसे आधा अधूरा अर्थ मिलता है उसे उपवाक्य कहते हैं। पदबंध की आगे चर्चाएं करेंगे। यहाँ पर आपको कई शब्द दिखाई दे रहे होंगे, स्टडी, पर, सबसे बेहतर, हिंदी, क्लास, चलती, ये सभी शब्द दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जब इनका प्रयोग अलग अकेले किया जाएगा तो उनको शब्द कहा जाता है। जब वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे तो ये शब्द नहीं होगा, इसको पद कहा जाएगा। आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। यानी कि जब वाक्य को तोड़ा जाएगा तो उपवाक्य बनेगा, उपवाक्य को तोड़ेंगे तो पद बनेगा, और जब पद को शब्द वाक्य से बाहर निकाल दिया जाएगा तो शब्द कहलाएगा। अगर स्टडी यहाँ पर लिख दें तो स्टडी हमारा क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। अब इनको तोड़ेंगे तो अक्षर बनेगा, अक्षरों को तोड़ेंगे तो वर्ण बनेगा, और जब वर्णों को मुख द्वारा प्रयोग करेंगे, मुख द्वारा बोलेंगे तो ध्वनि होगी। अब आइए हम चर्चा करते हैं। कहाँ मिट रहा है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा भाई। अब आइए हम चर्चा करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। अगर स्वनिम नहीं दिया हो तो ध्वनि होगा।
अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी गई हो ऑप्शन में स्वनिम और ध्वनिम दोनों नहीं है तो वर्ड को बताएंगे। अगर यहाँ से भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा, अगर ऑप्शन में स्वनिम भी ना हो, ध्वनि भी ना हो, वर्ड भी ना हो, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होगी, यानी कि सबसे छोटा स्वनिम, स्वनिम से बड़ा ध्वनि, ध्वनि से बड़ा अक्षर, सॉरी स्वनिम से बड़ा ध्वनि, ध्वनि से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा इकाई शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो स्वनिम है, स्वनिम कहते किसे हैं? तो स्वनिम की परिभाषा होती है सर, ध्वनि के सबसे छोटी इकाई को, ध्वनि के सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं। ध्वनि के सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे क, तो हमने क तो बोला, क बोलने पर यह क्या मुख से निकला, स्वनिम निकला कि ध्वनि निकला? तो यह ध्वनि है। क बोलने पर ध्वनि निकल रही है। जब यह जो ध्वनि निकल रही है कई छोटे 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 बिंदुओं से मिलकर बन रही है। जैसे मुख से जो वायु निकलती है, सामान्य कई परिभाषाएं इसकी होती हैं स्वनिम की, मुख के द्वारा वायु के अंदर बाहर निकलने को स्वनिम कहते हैं, या मुख को खोलने और बंद करने के दौरान मुख से जो वायु निकलती है उसे स्वनिम कहते हैं, या ध्वनि के सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं। यानी कि कई स्वनिम मिल करके एक साउंड, एक ध्वनि का निर्माण करते हैं। जब कई स्वनिम मिल करके एक ध्वनि का निर्माण करते हैं तो स्वनिम ध्वनि से छोटा हुआ कि नहीं, मुख को खोलने पर जो वायु निकलती है, सरसराहट वायु की, उसी को स्वनिम कहते हैं। और जब कई वायु की ध्वनियां या कई जब वायु संयुक्त रूप में हो जाती है, ज्यादा मात्रा में वायु निकलती है तो ध्वनि उत्पन्न कर देती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो स्वनिम हो जाएगा, या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो स्वनिम होगा। भावनाओं को समझ रहे होंगे। इसके बाद ध्वनि क्या होती है सर? मानव मुख द्वारा उच्चारित, मानव मुख द्वारा उच्चारित भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई ध्वनि कहलाती है। मानव मुख द्वारा उच्चारित भाषा की सार्थक इकाई ध्वनि कहलाती है। यानी हम जो बोल रहे हैं या ध्वनि ही तो निकल रही है, और जो ध्वनि निकल रही है क्या इससे आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा है? जो ध्वनि निकल रही है इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? तो मानव मुख द्वारा उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सार्थक छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई ध्वनि कहलाती है। यह सार्थक इकाई हमारी ध्वनि क्या है सर? कैसी इकाई है? सार्थक की निरर्थक? तो ध्वनि जो है एक सार्थक इकाई है। भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। मानव मुख द्वारा उच्चारित भाषा की सार्थक इकाई ध्वनि कहलाती है। मुख द्वारा उच्चारित, जो हम मुख से बोल रहे हैं, लिखी गई की बात नहीं कर रहे हैं, मुख द्वारा जो उच्चारित हो रही है इसको, यानी कि मुख द्वारा उच्चारित सबसे छोटी ध्वनि, सॉरी सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो ध्वनि है। हम बोले क, ख, ग, घ, तो ये क्या बोल रहे हैं? ध्वनि ही तो बोल रहे हैं। राम, मोहन, सीता, गीता, ये क्या बोल रहे हैं हम? ध्वनि ही बोल रहे हैं ना, ध्वनि ही बोल रहे हैं ना। अब जब इन ध्वनियों को एक सांकेतिक रूप दे दिया जाता है, जैसे बोले क, ख, तो ये क्या हो जाएंगे? जब ध्वनि को एक सांकेतिक रूप दे दिया जाएगा तो इसी को हम वर्ड कहेंगे, या लिखित रूप दे दिया जाएगा तो इसी को हम वर्ड कहेंगे। वर्ड किसे कहते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। वर्ड की परिभाषा होती है, अगर आपसे पूछा जाएगा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो किसको बताएंगे? वर्ड को। अब ध्वनि तो लिखित नहीं है ना, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। अगर इसको बंद कर दिया जाए, पूछा जाए लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या बताएंगे? अक्षर। भावनाओं को समझ रहे हैं क्या?
ठीक है, तो आगे चलते हैं। जब इन वर्णों में स्वरों को मिला दिया जाएगा तो ये कबूतर का आधा है, इसमें अ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, क पूरा हो जाएगा। यह अक्षर है, यह वर्ण है और यह अक्षर है। क्या हम इस क को और छोटा कर सकते हैं? इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इस परिभाषा को आप जरूर लिखिएगा, इस परिभाषा से भी प्रश्न बने हुए हैं। क्या हम इस क का विखंडन कर सकते हैं? क्या इसको और छोटा कर सकते हैं? क्या इसको विभाजित कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते, लेकिन इस क को तो तोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो क है इसको हम तोड़ नहीं सकते, यानी कि ये विभाज्य है कि अविभाज्य है? अविभाज्य है। क्या इस क को हम तोड़ सकते हैं? तो जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क धन अ में तोड़ सकते हैं, यानी कि ये जो अक्षर है विभाज्य इकाई है, वर्ण अविभाज्य इकाई है और अक्षर विभाज्य इकाई है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्ण और अक्षर अलग अलग विषय हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्ण और अक्षर एक ही हैं। तो बस इकाई में ध्यान दीजिएगा, जब भाषा की इकाई पढ़ेंगे तो भाषा की इकाई में इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि अलग अलग खानदान के हैं, लेकिन जब हम व्याकरण पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, तो वर्ण और अक्षर को एक ही मान करके पढ़ा जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान देना होगा भाषा की इकाई में कि सबसे छोटी इकाई क्या है लिखित आधार पर, तो वर्ण है। वर्ण से बड़ा अक्षर होता है, वर्ण को हम विभाजित नहीं कर सकते और अक्षर को विभाजित कर सकते हैं, यानी वर्ण जो है अविभाज्य इकाई है और अक्षर विभाज्य इकाई है। आइए कुछ मजेदार प्रश्न करते हैं यहाँ से। जो हम ध्वनि बोल रहे हैं, क्या आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं सर, दिखाई तो नहीं दे रही है, सिर्फ हम इसको महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जब दिखाई नहीं दे रही है तो ध्वनि प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? तो ध्वनि कैसी इकाई है सर? दिखाई नहीं दे रही है तो अप्रत्यक्ष है। अगर हम आपसे कहें कैसी है सर, तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष है। लेकिन वर्ण क्या है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष? ये तो दिन दहाड़े दिखाई दे रहा है कि ये क है और एक ख है। जब ये क ख है तो ये दिखाई दे रहा है, जब तो ये प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा? अप्रत्यक्ष होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ऑप्शन में हो ध्वनि और दूसरा ऑप्शन हो वर्ण, तीसरा ऑप्शन हो अक्षर और चौथा ऑप्शन हो स्वर, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताइएगा? ध्वनि बताइएगा। अगर ऑप्शन में ध्वनि ना हो, अगर शब्द हो, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? अक्षर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? लेकिन यहीं पर थोड़ा सा अगर एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहे तो खेल सकता है। कैसे खेल सकता है? आपसे प्रश्न पूछेगा भाषा की सबसे छोटी, अरे सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, वर्ण जो है प्रत्यक्ष है। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहे तो कैसे खेलेगा? प्रश्न पूछेगा भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी प्रत्यक्ष इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी प्रत्यक्ष इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी प्रत्यक्ष इकाई क्या ध्वनि होगी या वर्ण होगा? तो जाहिर सी बात है, जो हमें दिखाई देगा वो प्रत्यक्ष होगा। ध्वनि दिखाई नहीं देती है, ध्वनि मिस से भी छोटी होती है तो वे भी नहीं दिखाई देती है, तो प्रत्यक्ष इकाई होगी क्या? तो भाषा की प्रत्यक्ष सबसे छोटी प्रत्यक्ष इकाई वर्ण होगा। ठीक है ना? इसके बाद वर्ण से बड़ा अक्षर होता है। जब वर्णों के साथ स्वर मिला दिया जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कबूतर का आपका वर्ण है, इसमें हमने अ स्वर मिला दिया तो यह क बन गया और यह क क्या है? अक्षर है। यह अक्षर भी विभाज्य होता है और ये भी आपका प्रत्यक्ष होता है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ण और अक्षर आपको समझ में आए होंगे। अगर आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो स्वनिम, स्वनिम ऑप्शन में ना हो तो ध्वनि, ध्वनि भी ना हो ऑप्शन में तो वर्ण, वर्ण भी ऑप्शन में ना हो तो अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको स्पष्ट हुई। अगर आपसे पूछे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो स्वनिम, अगर स्वनिम ना हो तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि।
अगला प्रश्न आपका, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ध्वनि तो लिखित नहीं है, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण होगी। अगर वर्ण नहीं है तो बताइएगा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो अक्षर होगी। अब इसके बाद भाषा की सबसे छोटी अप्रत्यक्ष इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी अप्रत्यक्ष इकाई स्वनिम के पास ही जाएंगे, क्योंकि स्वनिम भी नहीं दिखाई देता। अगर स्वनिम ना हो ऑप्शन में, तो भाषा की सबसे छोटी अप्रत्यक्ष इकाई ध्वनि को बताएंगे। अगर ऑप्शन पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी प्रत्यक्ष इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी प्रत्यक्ष इकाई क्या है, बताइए ना, वर्ण। लेकिन दो चीजें यहाँ स्पष्ट हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद कुछ चीजें भूल जाती हैं और उनको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। अगर छोड़ देंगे तो भूल जाएगा, ठीक है ना। अगर उसको हमें याद रखना है तो 2-4 दिन बाद उसको रिवीजन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। लेकिन गाना एक चलता रहता है, जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद एक गाना आता है, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, यानी कि जो पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे भूल जाएगा। और जब एग्जाम आता है, एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सोच रहे होते हैं कि अरे तो पढ़े थे हम, अगर काश हम इसको रिवीजन कर लिए होते तो आज नहीं भूलता। फिर उसके बाद एक गाना आता है, याद वो आने लगे जरा जरा, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपकी इकाई है शब्द। शब्द को पढ़ने के पहले यहां से ध्यान दीजिएगा। अगली चर्चा करते हैं हम अगले टॉपिक इसी में, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां। ये तो सामान्य भाषा की इकाई पूछी जा रही थी, लेकिन पूछा जाए अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की दो प्रकार की इकाइयां बताई जाती हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है, यानी कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बताइएगा शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बताइएगा वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, बोला भाई, शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को नोट करते जाइएगा। अब आइए शब्द किसे कहते हैं, तो ये जो शब्द है, शब्द की सामान्य परिभाषा होती है वर्णों या अक्षरों का ऐसा मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे सुनिएगा, कबूतर कैसे लिखे, वर्ण, क को ऐसे लिख दिए अक्षर, म यह वर्ण हुआ, अगर म को पूरा लिखे तो अक्षर, ल को ऐसे लिखे तो यह वर्ण हो गया, ल को पूरा लिख दिए तो यह अक्षर हो गया। क्या इस क से हमें कोई अर्थ मिल रहा, क्या इस क से कोई अर्थ मिल रहा है, क्या म से कोई अर्थ मिल रहा है, या ल या इस ल से कोई अर्थ मिल रहा है क्या अकेले अकेले, तो बोलेंगे नहीं सर कोई अर्थ नहीं मिल रहा। लेकिन जब इन तीनों को एक साथ मिला दें तो बनेगा क म ल। क्या इससे कोई अर्थ मिल रहा है सर, जी बिल्कुल मिल रहा है। एक पुष्प का नाम है कमल, यानी कि यह अक्षरों का समूह है जिसका अर्थ मिल रहा है। अगर इसका अर्थ मिल रहा है तो यह क्या है, शब्द है। अक्षरों का ऐसा समूह या अक्षरों या वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। इसको मिलाइएगा अगर दूसरे तरीके से, म ल क, ल क म, क म क ल म, इस प्रकार से हम इन अक्षरों को इधर उधर करके मिला करके एक समूह बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या इस शब्द अक्षरों के समूह का अर्थ है क्या, तो बताएंगे जी हाँ। क्या इस शब्द या अक्षरों के समूह का अर्थ है क्या, मालक, कोई अर्थ है क्या इसका, पहली बार सुन रहे हैं हम तो। नहीं सर अर्थ नहीं है। क्या ल कौम इनका कोई अर्थ है, तो बताइएगा नहीं सर इसका भी कोई अर्थ नहीं है। क्या कलम का अर्थ है, जी हाँ इसका अर्थ है। तो बताइएगा ये भी अक्षरों का समूह है, ये भी अक्षरों का समूह, यह भी अक्षरों का समूह, यह भी अक्षरों का समूह है। तो क्या अक्षरों के समूह को शब्द कहेंगे,
बहुत सारे लोग बताएंगे कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अरे वो गांजा पी के बता रहे हैं भैया, उनके पीछे ना पड़िए। अक्षरों के समूह को शब्द नहीं कहते हैं। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसको शब्द कहते हैं। यहाँ भी अक्षरों का समूह, यह भी अक्षरों का समूह, यह भी अक्षरों का समूह, यह भी अक्षरों का समूह, क्या सभी शब्द हैं? नहीं सर, इसका अर्थ है यह शब्द कहलाएगा। कलम का अर्थ है यह शब्द कहलाएगा। इनका अर्थ नहीं, ये शब्द नहीं कहलाएंगे। यानी कि जो सार्थक है वही शब्द है, जो निरर्थक है वह शब्द नहीं है। अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक हो उसे शब्द कहेंगे, अक्षरों का ऐसा समूह जो निरर्थक हो उसे शब्द नहीं कहेंगे। कई विद्वान मित्र ऐसे भी होंगे जो आप पढ़े होंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो भावनाओं में ना भूलिएगा, आगे हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद नहीं होते हैं। शब्द सदैव सार्थक होता है, निरर्थक नहीं होता। तो निरर्थक शब्द का भेद है ही नहीं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद होंगे। उन 8 भेदों की चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। यानी कि a group of words which makes a group of letters which makes a complete sentence called to word। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अब सुनिए ना, थोड़ा सा ये का पद की बात करें। पद की बात गांव में सुने होंगे कि फलाना पद की बात करते हैं। पद की बात करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर पद क्या है? तो भावनाओं को समझिएगा कि यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप हैं, अकेले हैं। अगर अकेले हैं तो आपका कोई पद होगा क्या? आप किसी के चाचा मामा को या कुछ लग सकते हैं क्या? अकेले कहीं सुनसान खड़े हैं तो कौन जानता है आप किसके कौन है? लेकिन अगर आप अपने ही जैसे व्यक्तियों के समूह में जब आ गए, अपने ही जैसे व्यक्तियों के साथ में बैठेंगे तो क्या आपका पद बनेगा क्या? हाँ, फलाना का मतलब इनका जो है मामा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, किसी के चाचा हो सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि जब अकेले होंगे तो कोई पद नहीं होगा, जब अपने ही जैसे लोगों के साथ मिल जाएंगे तो पद बन जाएगा कोई ना कोई आपका। और सबसे बढ़िया पद दो ही होता है, एक छोड़िए, जाने दीजिए, आगे चलते हैं। क्लास में हम चर्चाएं करते हैं, यहाँ पर उचित नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पद किसे कहते हैं सर? तो ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर हमने लिखा राम। राम क्या है? तो बताएंगे शब्द है। अगर हम लिखें स्कूल तो यह स्कूल क्या है? शब्द है। ठीक है ना? ये अकेले अकेले लिखे गए हैं तो शब्द हैं, लेकिन जब इनको एक साथ प्रयोग कर दिया जाए, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है तो यह राम कब क्या हुआ? क्या राम यहाँ पर शब्द है? नहीं सर, बताएंगे पद है। क्या स्कूल शब्द है? नहीं सर, पद है। ठीक है? यहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ उसमें पद किसे कहते हैं, या ऐसे प्रश्न आपका बना था, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो उन शब्दों को पद कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि राम स्कूल जाता है, अगर अकेले कहते तो यह राम शब्द होता, स्कूल भी अकेले कहा जाता तो शब्द होता, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा तो यह पद कहलाएगा। यह भी क्या होगा? पद कहलाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या इस राम का संबंध इस स्कूल से है? क्या इस स्कूल का संबंध राम से है? यानी कि इस शब्द का संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। यानी कि जब शब्दों का आपस में संबंध स्थापित कर दिया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। पद की दो परिभाषाएं हो जाएंगी, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो वही शब्द पद कहलाते हैं, या जब किसी शब्द का संबंध किसी दूसरे संबंध से कर दिया जाए तो उन्हें पद कहते हैं। जैसे राम और स्कूल अलग अलग लिखे गए थे तो शब्द थे, यहाँ पर एक दूसरे के साथ इनका संबंध स्थापित हो गया, ये पद कहलाए। अगला आपका शब्दावली है पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पदबंध
पद बंद, इसमें दो पद होंगे, एक पद होगा और एक बंद होगा। पद का मतलब पद आप समझ ही रहे हैं, और बंद का मतलब बंधा हुआ। पद का मतलब पद और बंद का मतलब बंधा हुआ, यानी कि बंधा हुआ पद। अब कई लोगों को एक ही साथ बांध देंगे तो उनसे जो कहवाएंगे वही कहेंगे, जो कहलवाएंगे वही कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बंधा हुआ पद, या सामान्य रूप से उदाहरण के द्वारा समझिएगा। अगर हम कहें जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो सीधा सीधा बात है भाई, आप कहेंगे उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पद हैं क्या आपस में? कई पद एक साथ मिले हैं कि नहीं? कई पद जब एक साथ मिले हैं तो मिल करके एक ही अर्थ दे रहे हैं कि नहीं, कि एक से अधिक अर्थ दे रहे हैं? जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। यानी कि जब कई पद मिल करके एक ही व्याकरणिक इकाई का बोध कराएं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जब कई पद मिल करके या जब कई पदों का समूह मिल करके एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराए तो उसे पदबंध कहते हैं। यानी कि यह कई पदों का समूह है और इनके द्वारा एक ही व्याकरणिक इकाई, एक ही शब्दावली का बोध हो रहा है, तो इनको क्या कहेंगे? इन्हें पदबंध कहेंगे। भावनाओं को समझ रहा होंगे। पदबंध किसे कहते हैं? जब कई पदों को एक साथ मिला दिया जाए और उनके द्वारा केवल एक ही व्याकरणिक इकाई का बोध हो तो उन्हें पदबंध कहते हैं। अगला है आपका उपवाक्य। जैसे सुनिएगा, एक होते हैं महामहिम राष्ट्रपति, देश के पहले नागरिक, और दूसरे नागरिक के रूप में होते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति बड़ा पद है, उपराष्ट्रपति छोटा पद है। उसी प्रकार से एक है आपका वाक्य और एक है उपवाक्य। यानी कि वाक्य बड़ा होगा, उपवाक्य छोटा होगा। सीधा सीधा समझिएगा, जब वाक्य को कई भागों में बांट दिया जाएगा तो वही वाक्य का जो खंड होगा वह उपवाक्य कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहें जो आया है सो जाएगा, यह वाक्य है क्या? जी वाक्य तो है। इसको हम दो भागों में बांट दें क्या? जी बांट देते हैं। हाँ जी बांट दिए इसको दो भागों में। एक है जो आया है, दूसरा है सो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आया है सो जाएगा, इसके दो भाग कर दिए। हम पहले वाले भाग को पढ़ें तो क्या पूरा अर्थ मिल रहा है क्या? इसको नहीं पढ़ना है, केवल पहले वाले भाग को पढ़ना है। तो इसको पढ़िए, क्या पूरा अर्थ मिल रहा है? तो कहेंगे नहीं सर, लेकिन कुछ तो अर्थ मिल रहा होगा। हाँ कुछ तो मिल रहा है, जो आया है किसी के बारे में बात कही जा रही है। अगर इसको ना पढ़ करके इसको पढ़िएगा केवल सो जाएगा, सो का मतलब नींद लगी है सो जाएगा, या सो जाएगा, या किसी को कहा जा रहा है कि जाने के लिए, वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आधा अधूरा अर्थ तो मिल रहा होगा, कुछ न कुछ अर्थ तो मिल रहा होगा। जी मिल रहा है, इसी को तो ही उपवाक्य कहते हैं। सीधा सीधा उपवाक्य की परिभाषा से प्रश्न बनते हैं, जब या वाक्यों का वह भाग जिससे आधा अधूरा अर्थ स्पष्ट होता है, या वाक्य का वह भाग जिससे आधा अधूरा अर्थ स्पष्ट होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। प्रश्न पूछा गया कई बार, वाक्य का वह भाग जिससे आधा अधूरा अर्थ स्पष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उपवाक्य कहते हैं। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, देख सकते हैं। अगली जो हमारी शब्दावली है वह है वाक्य। वाक्य अर्थात सेंटेंस। अभी हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वाक्य है। वाक्य कहते किसे हैं?
शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि शब्दों का समूह तो हो, लेकिन कैसा समूह हो, जो व्यवस्थित हो और सार्थक हो। जैसे अगर हम कहें है राम जाता, क्या ये शुद्ध है? नहीं सर, यह शब्दों का समूह तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। सार्थक कुछ न कुछ अर्थ तो मिला, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित नहीं होने के कारण यह शुद्ध वाक्य नहीं होगा। शुद्ध वाक्य की विशेषता क्या होगी कि वो उसमें जो शब्द हों व्यवस्थित हों और सार्थक हो। जैसे कहें राम जाता है या राम स्कूल जाता है। जो वाक्य की विशेषता होती है कि सबसे पहले कर्ता होगा, कर्ता के बाद कर्म होगा, कर्म के बाद क्रिया होगी, या इनके विस्तारक हैं तो इनके पहले विस्तारक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कर्ता का विस्तारक, फिर कर्ता, फिर कर्म का विस्तारक, फिर कर्म, फिर क्रिया का विस्तारक, फिर क्रिया इत्यादि ये स्वरूप होंगे। जब हम वाक्य रचना पढ़ेंगे तो वाक्य रचना में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों का यह व्यवस्थित रूप है जी, व्यवस्थित है, बिल्कुल क्रम से आया है। क्या सार्थक है? जी हाँ, सार्थक है। तो क्या कहेंगे इसको? वाक्य कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense called to word। A group of words which makes a complete sense is called to sentence। यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं, या शब्दों का ऐसा निश्चित समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो आप इन विषय वस्तुओं को समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक सजेशन दीजिएगा आप कि इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं। व्याकरण पढ़ेंगे या हिंदी के संवैधानिक इतिहास को पढ़ेंगे कि हिंदी का संविधान में या भाषा का संविधान में कहाँ प्रयोग है, या हिंदी से संबंधित जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप पढ़ना क्या चाहेंगे, किस चीज़ की आवश्यकता है। हालांकि जून में वैकेंसी आने के आसार हैं यूपी पुलिस की, तो पूर्ण रूप से हम यूपी पुलिस के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, क्योंकि यहाँ से 37 प्रश्न हिंदी से बनेंगे और 37 प्रश्न में आपको उम्मीद दिलाते हैं कि 30+ प्रश्न आपके यहाँ से सही होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।